Good morning, students. Good morning, everybody. Good morning, students. In the last class, we were discussing the electrophilic substitution reactions of the haloarenes. कि haloarenes के हम electrophilic substitution reactions के बारे में स्टडी कर रहे थे. ठीक है. I have told you that electrophilic substitution reactions होती है ना, वो 4 टाइप्स की होती है. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं वो 4 टाइप्स की होती है. पहला जो टाइप्स होता है उसे बोलते हैं हैलोजिनेशन. हैलोजिनेशन इज द फर्स्ट टाइप. हैलोजिनेशन फर्स्ट टाइप होता है इसका. हैलोजिनेशन जो होता है, हैलोजिनेशन इसका पहला टाइप है, दैट इज हैलोजिनेशन. और हैलोजिनेशन का जो मतलब होगा दैट विल बी हैलोजिनेशन. हैलोजिनेशन का मतलब होगा एडिशन ऑफ हैलोजन. एडिशन ऑफ हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ द लुईस एसिड. Addition of the halogen in presence of the Lewis acid known as the halogenation. For example, this is chlorobenzene. ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास क्लोरोबेंजीन है. इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ करवाते हैं. क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ करवाते हैं प्रेजेंस ऑफ AlCl3. AlCl3 is the Lewis acid. AlCl3 is the Lewis acid. इसकी प्रेजेंस में अगर इस रिएक्शंस को करवाते हैं तो इस रिएक्शन में मेरे पास दो प्रोडक्ट बनते हैं. दो प्रोडक्ट बनते हैं. एक जो प्रोडक्ट मेरे पास बनता है दैट इज Cl और ACl. ठीक है. और दूसरा जो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी ये Cl एंड Cl. ये प्रोडक्ट मेरे पास. ठीक है. तो ये जो प्रोडक्ट मेरे पास बना है इसका नाम हो जाएगा 1,2-डाइक्लोरो. 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन. 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन. अब ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसका नाम हो जाएगा 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन. 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन. तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? हैलोजिनेशन हो जाएगा. हैलोजिनेशन का मतलब होता है द एडिशन ऑफ हैलोजन. हैलोजिनेशन का मीनिंग होगा द एडिशन ऑफ हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ द लुईस एसिड इन अ हैलोएरेन्स नोन एज द हैलोजिनेशन. हैलोजिनेशन होता है. और ये जो हैलोजिनेशन होता है ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है. यह हैलोजिनेशन एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है. इसको आप अच्छे से नोटिस कर सकते हो. ये हैलोजिनेशन होगा वो एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है. ये हैलोजिनेशन एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती. ठीक है. तो हैलोजिनेशन में हमारे पास दो प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं. एक जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन. और दूसरा जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन. ये दो प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं. ठीक है. एक और इसमें हमारे पास रिएक्शंस होती है. उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? जो दूसरी हमारे पास रिएक्शन होती है उसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रेशन. दूसरी जो रिएक्शन होती है उसे हम नाइट्रेशन कहते हैं. नाइट्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ द NO2. एडिशन ऑफ NO2 नोन एज द नाइट्रेशन. NO2 का एडिशन, NO2 का जुड़ना क्या कहलाता है? हमारे पास नाइट्रेशन कहलाता है. ठीक है. अब नाइट्रेशन हमारे पास कैसे होगा? नाइट्रेशन में भी सेम प्रोसेस हमारे पास होता है. नाइट्रेशन में क्या होता है? नाइट्रेशन में ये मेरे पास क्लोरोबेंजीन होता है. नाइट्रेशन में ये मेरे पास क्या होता है? क्लोरोबेंजीन होता है. इस क्लोरोबेंजीन को कंसंट्रेट HNO3 लिया जाता है और ये कंसंट्रेट H2SO4 लिया जाता है. दो चीजें हमारे पास लेनी पड़ती है, कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4. और दोनों मिलाकर के इसको क्या करना पड़ता है? इसको हीट देनी पड़ती है. जब हीट देनी पड़ती है तो मेरे पास यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनते हैं. एक प्रोडक्ट तो मेरे पास बनता है ये Cl. एक तो ये आपको पता है क्लोरोबेंजीन क्या होता है? ऑर्थो-पैरा डायरेक्टिव होता है. क्लोरोबेंजीन ऑर्थो-पैरा डायरेक्टिव होने की वजह से क्या होता है कि एक तो ऑर्थो-पैरा NO2 का एडिशन हो जाता है और एक मेरे पास एडिशन कहाँ हो जाता है? पैरा पर. तो दो एडिशन मेरे पास हो जाएंगे. एक तो हमारे पास एडिशन ऑर्थो पर हो जाएगा, एक हमारे पास क्या हो जाएगा? पैरा पर हो जाएगा. तो दो ये एडिशन मेरे पास हो जाएंगे. ठीक है. तो इस वाला जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का नाम क्या हो जाएगा? इसका प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा ऑर्थोनाइट्रोक्लोरोबेंजीन. ऑर्थोनाइट्रोक्लोरोबेंजीन. ये मेरे पास क्या बन जाएगा? ऑर्थोनाइट्रोक्लोरोबेंजीन. अब ये जो प्रोडक्ट मेरे पास बनेगा वो बनेगा पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन. तो दो प्रोडक्ट मेरे पास हो गया. एक ऑर्थोक्लोरोबेंजीन और एक ऑर्थोनाइट्रोक्लोरोबेंजीन और एक मेरे पास हो जाएगा पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन. तो इस तरीके से जब हम देखते हैं, इस तरीके से जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमको दो चीजें यहाँ पर समझ में आई. एक होता है हमारे पास हैलोजिनेशन. हैलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ द हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ द लुईस एसिड नोन एज द हैलोजिनेशन. और वी नो दैट क्लोरोबेंजीन इज द ऑर्थो-पैरा डायरेक्टिव. क्लोरोबेंजीन ऑर्थो-पैरा डायरेक्टिव होता है, इसलिए हमारे पास दो प्रोडक्ट बनते हैं. एक प्रोडक्ट हमारे पास बनता है ऑर्थो और
एक प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनता है, पैरा। इस तरीके से हमारे पास दो प्रोडक्ट बन गए, एक ऑर्थो प्रोडक्ट बन गया और एक मेरे पास क्या बन गया, पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, अगला जो मेरे पास टॉपिक आता है दैट इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, नाइट्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ द NO2। ये एडिशन ऑफ द नाइट्रो ग्रुप इज द नोन एज द नाइट्रेशन। एडिशन ऑफ द NO2 ग्रुप नोन एज द नाइट्रेशन। नाइट्रेशन होता है, इसमें भी दो ग्रुप बनेंगे, एक का हमारे पास बनेगा ऑर्थो और एक हमारे पास क्या बनेगा, पैरा। जो ऑर्थो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है, इस ऑर्थो प्रोडक्ट का नाम होता है ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, और जो पैरा प्रोडक्ट मेरे पास बनता है, इस पैरा प्रोडक्ट का नाम होता है पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो दो प्रोडक्ट मेरे पास हो गए, ऑर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन और पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। इस तरीके से हमारे पास दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, ऑर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। ये दोनों कौन सी रिएक्शन है, ये दोनों बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। ठीक है, तीसरी टाइप की इसमें जो रिएक्शंस हमारे पास आती है, वो जो रिएक्शन हमारे पास आएगी दैट इज तीसरी हमारे पास जो रिएक्शन आएगी दैट इज सल्फोनेशन। थर्ड हमारे पास सल्फोनेशन। थर्ड हमारे पास जो रिएक्शन आती है दैट इज सल्फोनेशन। व्हाट इज द सल्फोनेशन? देखिए सल्फोनेशन होता क्या है कि एडिशन ऑफ द SO3H, एडिशन ऑफ द SO3H known as the sulfonation. ठीक है, when we heated the any organic compound in the presence of the concentrated sulfuric acid, then sulfonation takes place। ठीक है, तो कैसे होगा, देखिए ये मेरे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, ये मेरे पास क्लोरोबेंजीन है। इस क्लोरोबेंजीन में मैंने क्या डाल दिया, क्लोरोबेंजीन में मैंने ऐड किया कंसंट्रेटेड H2SO4। तो क्लोरोबेंजीन में मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 डालकर इसको हीट देता हूं, तो मुझे पता है यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेंगे। दो प्रोडक्ट यहाँ पर बनेंगे। एक जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को मैंने नाम दे दिया ऑर्थो प्रोडक्ट है, यहाँ पर आ जाएगा Cl और ये हो जाएगा SO3H। एक प्रोडक्ट मेरे पास ये बनेगा और दूसरा जो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा ये Cl और यहाँ पर क्या आएगा SO3H। दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है और एक कौन सा प्रोडक्ट बनता है मेरे पास, पैरा। अब देखो यहाँ पर दो ग्रुप्स है, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है। ये ग्रुप हमारी जो पीरियोडिक जो प्रायोरिटी टेबल होती है उसमें ये पहले आता है, ये बाद में आता है, तो ये इसका मेन ग्रुप हो जाएगा। इसलिए ये वाला ग्रुप क्या हो जाएगा, ऑर्थो। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको अपन लिखेंगे ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। एक मेरे पास हो जाएगा ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड और दूसरा मेरे पास हो जाएगा पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सल्फोनेशन हो जाएगा। ठीक है, अब सल्फोनेशन के बाद में नेक्स्ट मेरे पास आता है दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अगला जो टॉपिक हमारे पास आता है वो मेरे पास आता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, अगला जो मेरे पास टॉपिक आएगा बेटा वो टॉपिक कौन सा आएगा, वो टॉपिक आएगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो व्हाट इज द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, क्या होती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, वो देखिए। ठीक है, ये तो आप कर लोगे। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बेटा दो प्रकार की होती है मेरे पास। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो टाइप्स की होती है, टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 1 में बात करेंगे, इसको अपन कहते हैं एल्काइलेशन। और दूसरा जो मेरे पास आता है दैट इज वो मेरे पास है एसाइलेशन। ये एसाइलेशन। ठीक है, एसाइलेशन या एसिटाइलेशन। ठीक है, दो रिएक्शंस होती है मेरे पास। तो सल्फोनेशन में क्या होता है, द एडिशन ऑफ द SO3, द एडिशन ऑफ द SO3 इज द सल्फोनेशन, है ना। when we heat the chlorobenzene in presence of the concentrated H2SO4, then the ortho and para chlorobenzene sulfonic acid take place. This reaction known as the sulfonation. ठीक है, सल्फोनेशन के बाद में मेरे पास आता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। यू नो बेटा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज द टू टाइप। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हमारे पास कितने टाइप्स की होती है, दो टाइप्स की होती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, क्या होती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, दो टाइप्स की। तो पहला टाइप सब देखिए कौन सा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस मेरे पास दो प्रकार की होती है। पहला जो टाइप्स है वो देखिए, पहला होगा मेरे पास एल्काइलेशन। ठीक है, पहला जो टाइप्स है दैट इज एल्काइलेशन। व्हाट इज द एल्काइलेशन, ये मेरे पास क्लोरोबेंजीन है। ये मेरे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन है। इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किससे करवाते हैं, हम करवाते हैं एसिडी एल्किल क्लोराइड से। किसी भी एल्किल क्लोराइड से करवाते हैं प्रेजेंस ऑफ द लुईस एसिड। ये प्रेजेंस ऑफ द लुईस एसिड, ये लुईस एसिड है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका एल्काइलेशन होता है।
क्लोरोबेंजीन का एल्काइलेशन होगा, हमको पता है एक बार ऑर्थो पर होता है एल्काइलेशन और एक बार हमारे पास क्या होता है पैरा पर। तो दो बार हमारे पास एल्काइलेशन हो जाएगा, एक बार इसका एल्काइलेशन ऑर्थो पर होता है और एक बार इसका एल्काइलेशन क्या होता है पैरा पर होता है। ठीक है, अब आपको पता है अगर बेंजीन पर CH3 जुड़ा होता है तो उसे टोलुइन कहते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो क्लोरोटोलुइन। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पैरा क्लोरोटोलुइन। ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और पैरा क्लोरोटोलुइन इसके नाम हो जाए। ठीक है, ये मेरे पास एल्काइलेशन हो गया। दूसरा मेरे पास होगा एसिटाइलेशन होगा। ठीक है, एसाइलेशन का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ तो एडिशन ऑफ द एल्किल ग्रुप होता है और यहाँ एडिशन ऑफ द एसिटिल ग्रुप होगा, ये एसिटिल ग्रुप का एडिशन होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा एसिटिल ग्रुप का एडिशन। ये मेरे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन है। ये मेरे पास क्या बेटा, क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अपन किससे करवाएंगे, एसिटिल क्लोराइड से, CH3 डबल बॉन्ड और Cl। ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड का नाम होता है एसिटिल क्लोराइड। इस कंपाउंड का नाम होता है एसिटिल क्लोराइड। इससे इसकी रिएक्शन करवाएंगे, इसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, AlCl3 की प्रेजेंस में करवाएंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका एसिलेशन हो जाएगा, एसाइलेशन हो जाएगा। तो एक बार तो Cl आ जाएगा, ये C डबल बॉन्ड और ये CH3, एक बार तो ये वाला कंपाउंड बनेगा और सेकंड टाइम हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो कौन सा वाला बनेगा, ये Cl और ये C डबल बॉन्ड और ये CH3। एक बार ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा और एक बार क्या बनेगा, पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये कंपाउंड। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन। लिख देता हूं मैं, ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन, ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन हो जाएगा। अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन हो जाएगा इसका, एसिटोफिनोन, ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन, ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन, पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन इनके नाम। ठीक है, तो आप इसको अब देख सकते हो इजीली। ठीक है, जब आप इसको देखोगे तो आपको यहाँ अच्छे से दिख रहा है। दो प्रोसेस मेरे पास है, एक प्रोसेस है दैट इज एल्काइलेशन और दूसरा जो प्रोसेस है दैट इज वो मेरे पास एसाइलेशन है। ठीक है, एल्काइलेशन का मतलब होता है कि एडिशन ऑफ द एल्किल ग्रुप और एसाइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ द एसिड ग्रुप। ये एसाइलेशन प्रोसेस मेरे पास होती है। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको कर सकते हैं। अब अपन आगे कुछ बात करते हैं यहाँ पर। तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये आपको सीखने को यहाँ पर मिली कि एल्काइलेशन और एसाइलेशन होता है। एल्काइलेशन में क्या किया जाता है, एल्किल हैलाइड के और लुईस एसिड के रूप में, लुईस एसिड की प्रेजेंस में हीट दी जाती है, जिसका एल्काइलेशन हो जाता है। इसी एसाइलेशन में क्या लिया जाता है, एसिटिल क्लोराइड लिया जाता है और एक लुईस एसिड लिया जाता है और इसको हीट दी जाती है, तो इसका एसाइलेशन हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस होती है। ये फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस मेरे पास कितने टाइप्स की हो गई बेटा, दो टाइप्स के मेरे पास फ्रिडल-क्राफ्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, कौन सा प्रोसेस मेरे पास कंप्लीट हो गया, ये प्रोसेस मेरे पास कंप्लीट हो गया। कौन सा वाला कि हम पढ़ रहे थे हैलोजेंस की रिएक्शन, तो उसमें पहली रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट हो गई, कौन सी वाली, फ्रिडल का वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमारे पास कंप्लीट हो गई। ठीक है, और दूसरा हमारे पास एक टॉपिक था इसमें, दूसरा जो मेरे पास टॉपिक था वो था रिएक्शन विद मैटर। ठीक है, दूसरा जो मेरे पास टॉपिक था दैट वाज द रिएक्शन विद मैटर, रिएक्शन विद मैटर। तो रिएक्शन विद मेटल्स की अगर हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, तो रिएक्शन विद मेटल में सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो प्रोसेस थे मैंने आपको कौन-कौन से प्रोसेस बताए थे। एक तो मैंने सबसे पहले से आपको पहले ऑलरेडी बता चुका था, फिटिंग प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, फिटिंग प्रोसेस। तो फिटिंग प्रोसेस में मैंने आपको ये बताया था कि ये मेरे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन है। मान लीजिए कि ये क्लोरोबेंजीन है, इस क्लोरोबेंजीन में आप क्या करोगे, इसके अंदर सोडियम मेटल को मिक्स करके 2 मोल क्लोरोबेंजीन लेकर के हम क्या लेंगे, ड्राई ईथर। क्या लेंगे, यहाँ पर हम ड्राई ईथर लेंगे और ड्राई ईथर लेने के बाद क्या करेंगे, इसको हीट देंगे। तो यहाँ से ये 2NaCl रिमूव हो जाएगा, यहाँ से ये 2NaCl रिमूव हो गया। 2NaCl रिमूव होने के बाद यहाँ पर एक कंपाउंड बनेगा, इस कंपाउंड को हम कहेंगे, और क्या नाम देंगे इसे, इस कंपाउंड को हम देते हैं डाइफेनिल। क्या नाम देते हैं, डाइफेनिल। ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को कहते हैं कौन सा, फिटिंग प्रोसेस। क्या नाम दिया जाता है इसे, फिटिंग प्रोसेस होता है। तो व्हाट इज द फिटिंग प्रोसेस, फिटिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है, फिटिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि एल्किल हैलाइड होते हैं, उन एल्किल हैलाइड को मैं सोडियम मेटल के साथ ड्राई करके प्रोसेस में हीट दी जाती है, तो डाइफेनिल का फॉर्मेशन होता है। और इस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, इस रिएक्शन का नाम देते हैं कौन सी, फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, एक और हमारे पास जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को मैंने आपको पहले भी बताया था, उसका नाम है वुड्स फिटिंग, वुड्स फिटिंग प्रोसेस, वुड्स फिटिंग प्रोसेस। क्या होता है वुड्स फिटिंग प्रोसेस, वो देखिएगा। वुड्स फिटिंग प्रोसेस में क्या होता है कि एक तो मेरे को लेना पड़ता है फिटिंग का प्रोडक्ट,
एक तो मेरे को लेना पड़ता है फिटिंग का प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 मेटल ली, और एक मेरे को लेना पड़ता है किसका, वुड्स का, तो ये मैंने ले लिया CH3, ठीक है। अब इनको क्या कहते हैं, इसमें वही ड्राई ईथर मिक्स करो, ड्राई ईथर को इसमें मिक्स करना पड़ता है। ड्राई ईथर को मिक्स करने के बाद वही यहाँ से 2NaCl बाहर निकलेगा, और यहाँ मेरे पास जो कंपाउंड बनेगा वो मेरे पास क्या बनेगा, वो बनेगा ये वाला कंपाउंड बनेगा, टॉल्यूइन बनेगा, मतलब एल्किल बेंजीन बनेगी। इसको नाम दिया जाएगा फिटिंग। ये फिटिंग है, ये वुड्स है और फिटिंग है, वुड और फिटिंग दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, वुड्स फिटिंग बनाती है, ठीक है। एक और रिएक्शन मैंने आपको यहाँ पर बनाया था, कौन सा, उल्मान रिएक्शन बताया था, उल्मान रिएक्शन भी मैंने आपको स्टडी करवाई थी। उल्मान रिएक्शन मैंने ये बताया था आपको कि ये मेरे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन है, आयोडोबेंजीन के 2 मोल लेकर के आप क्या करोगे, इसको प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर में गर्म करोगे तो आपके पास डाइफेनिल बनेगा। क्या बनेगा, डाइफेनिल बनेगा। डाइफेनिल बनने के साथ आपके पास क्या बनेगा, CuI2 बनेगा। इस रिएक्शन को हमने नाम दिया था उल्मान रिएक्शन। तो इस तरीके से हमारे पास रिएक्शंस होती चली जाएंगी। ये रिएक्शन विद मेटल्स की बात हम कर रहे हैं, तो रिएक्शन विद मेटल्स में हमारे पास एक तो फिटिंग प्रोसेस आता है, ठीक है। यू डू नो व्हाट इज द फिटिंग प्रोसेस, व्हेन द एल्किल हैलाइड आर हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ द सोडियम, when the alkyl halide are heated with the sodium metal in presence of the dry ether, then the formation of the diphenyl take place. This reaction known as the Fittig reaction, ठीक है। एक हमारे पास क्या होती है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, एक तो हमारे पास एल्किल हैलाइड होता है और एक मेरे पास एरिल हैलाइड होता है, उनसे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो एल्किल बेंजीन बनता है। इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है वुड्स फिटिंग प्रोसेस। क्या नाम देते हैं इसे, वुड्स फिटिंग प्रोसेस। एक हमारे पास उल्मोन रिएक्शन होती है। उल्मोन रिएक्शन क्या होती है कि आयोडोबेंजीन को कॉपर पाउडर के साथ गर्म करता है तो डाइफेनिल्स बनता है। तो इस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, इसे उल्मोन रिएक्शंस कहते हैं। और ये सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से स्टडी करवा, इनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब एक और इसमें रिएक्शन हमारे पास है जो आपको बतानी है मुझे, दैट इज इंपॉर्टेंट। RMGX को भी हमको पढ़ना था। RMGX का मतलब क्या होता है, लिनियर एजेंट होता है। मैंने आपको बता दिया था कि एल्किल हैलाइड में होता है, एल्किल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ बेंजीन, और यहाँ पर हम क्या लेते हैं, ड्राई ईथर लेकर के इसको रीड देते हैं। ड्राई ईथर लेकर के इसको रीड देते हैं तो ये मेरे पास RMGX बन जाता है। ये जो RMGX बनता है, इस RMGX का नाम लिया था एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड नाम दिया था, ठीक है। अब सेम प्रोसेस यहाँ पर ये तो एल्किल की बात हो गई। सपोज करो मेरे पास ये क्या है, ब्रोमोबेंजीन है। अब ब्रोमोबेंजीन के साथ में मैंने क्या ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, ड्राई ईथर ले लिया। क्या ले लिया, ड्राई ईथर लेने के बाद इसको रीड दी तो मेरे पास एक कंपाउंड बना। वो जो मेरे पास कंपाउंड बना वो बना मेरे पास यहाँ Mg और Br। इसका नाम क्या हो जाएगा, ये फाइनल हो गया। इसका नाम हो जाएगा मेरे पास फाइनल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये मेरे पास एक कंपाउंड बन गया, दैट इज फाइनल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये भी मेरे पास क्या बन गया, एक तरीके से एल्किल हैलाइड, वो RMGX बन गया। अब जो नेक्स्ट मेरे पास जो कंपाउंड है, उस नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये मेरे पास है क्लोरोबेंजीन। ये मेरे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब ये मेरे पास जो क्लोरोबेंजीन है ना, तो अपन क्या करेंगे, ये जो क्लोरोबेंजीन है, इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अपन मैग्नीशियम के साथ करवा लेते हैं। यहाँ ड्राई ईथर नहीं लेकर के THF को लिया जाता है, THF लेकर के फिर इसे रीड दी जाती है, तब जाकर के क्लोरोबेंजीन। तब यहाँ पर मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पर मेरे पास Mg और ये CH। भाई इसमें यहाँ तो हम क्या लेते हैं, यहाँ तो हम ड्राई ईथर ले रहे हैं, यहाँ पर हम THF ले रहे हैं, ऐसा क्यों, दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ तो हम क्या ले रहे हैं, THF ले रहे हैं, और वहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, ड्राई ईथर। तो देखो इसका रीजन ये है कि क्लोरोबेंजीन का क्या होता है, साइज होता है ना, और क्लोरोबेंजीन का साइज छोटा होने के कारण क्लोरोबेंजीन का लॉन पेयर जो होता है ना, वो इसके साथ क्या होता है, बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में आ जाता है। अब बेंजीन रिंग के साथ अगर रेजोनेंस में आ जाएगा तो यहाँ पर इस वाले बॉन्ड में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाएंगे, तो डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाएंगे, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करना इजी नहीं होगा। इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करना जब इजी नहीं होगा तो हमको THF वगैरह को मिक्स करना पड़ेगा, इसलिए उसे और रीड दी जा सकती। ये हमारे पास रिएक्शन विद मेटल, इसलिए ये क्वेश्चन है कि बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, आप इसको भी अच्छे से इसमें से नोट कर सकते हो। ये एक प्रोसेस हमारे पास हो गया RMGX से, किस तरह से हम RMGX को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें आई थिंक बेटा आपको कोई प्रॉब्लम शायद मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये प्रॉब्लम हमारे पास सॉल्व हो गई। उसके बाद में हमारे पास एक टॉपिक था, इसी चैप्टर में एक और टॉपिक था, दैट वाज द रिडक्शन।
कि हम रिडक्शन कैसे करते हैं, ठीक है, एल्किल हैलाइड का रिडक्शन कैसे करेंगे वो देखिए, ठीक है, एल्किल हैलाइड्स का हम लोग रिडक्शन कैसे करेंगे, दैट इज द प्रोसेस। किस तरीके से एल्किल हैलाइड का रिडक्शन किया जाता है, ठीक है, रिडक्शन। तो हमारे पास अगला जो टॉपिक आएगा दैट इज द रिडक्शन, कि रिडक्शन क्या टॉपिक है वो देखिए। रिडक्शन का मतलब ये है मेरे पास ये क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन है, तो इस क्लोरोबेंजीन में आप क्या करोगे, क्लोरोबेंजीन में आप मिक्स करोगे NaEl, NaEl ये मिक्स मेटल है, इसको आपने मिक्स किया, ठीक है, और साथ में आपने क्या ले लिया, यहाँ पर NaS ले लिया, बेसिक मीडियम ले लिया, तो इसका रिडक्शन होगा। जब इसका रिडक्शन होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पर जो बनेगी बेंजीन बनेगी प्लस HCl बनेगा, बेंजीन बनेगी प्लस HCl बनेगी, तो ये इसका रिडक्शन प्रोसेस हो गया, ये इसका क्या हो गया, रिडक्शन प्रोसेस। तो आप इसमें यहाँ पर देख सकते हो कि इसको यहाँ पर क्या यूज किया जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब एल्किल हैलाइड को NaEl जो मिक्स मेटल होती है उसके बेसिक मीडियम में अगर हीट दी जाती है, बेसिक मीडियम में अगर हीट दी जाती है उसे, बेसिक मीडियम में हीट देने के बाद हमारे पास क्या बन जाता है, बेंजीन बनती है। क्यों, क्योंकि ये रिड्यूस हो जाती है, यहाँ पर 2 H होते हैं, एक H यहाँ ऐड हो जाएगा, एक H इसके साथ, तो HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होती है इसे कहते हैं रिडक्शन प्रोसेस। क्या कहेंगे, कौन सा प्रोसेस कहेंगे, इसे रिडक्शन प्रोसेस कहेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं, देखिए भाई ये मेरे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन, मान लीजिएगा ये क्लोरोबेंजीन है। अभी क्लोरोबेंजीन क्या होता है, क्लोरोबेंजीन के ऊपर लॉन पेयर होता है, क्लोरोबेंजीन के ऊपर लॉन पेयर होने की वजह से रेजोनेंस आ जाता है, रेजोनेंस आने के कारण क्या होगा, रेजोनेंस आने के बाद यहाँ पर Cl1 प्लस और यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ गए, डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आने की वजह से ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, और ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग हो गया तो इजीली ब्रेक नहीं होगा, और जब ये इजीली ब्रेक नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि इस पर इजीली ब्रेक नहीं होगा, तो यहाँ पर जैसे सपोज करो अगर अपन न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवाना चाहें, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवाना चाहें तो ऑलरेडी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, एक दूसरे में इसमें रिपल्शन लगेगा, इसलिए ये इस पर अटैक नहीं कर पाएगा। इसीलिए यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एरियल हैलाइड डज नॉट शो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, व्हाई, कि एरियल हैलाइड जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते, क्यों, इसका मेन रीजन हम ये लिखेंगे कि एरियल हैलाइड में क्या होता है, एरियल हैलाइड में जो हैलोजन ग्रुप का जो लॉन्ग पेयर होता है वो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर लेता है, इसलिए कार्बन हैलोजन जो बॉन्ड होता है उसमें पार्शियली डबल बॉन्ड के कैरेक्टर हो जाते हैं, इसलिए इस बॉन्ड को ब्रेक करना इजीली होता है, और ओवरऑल देखा जाए तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, और इसलिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस पर इजीली नहीं हो पाता। इसलिए क्या होता है, इसलिए ये जो कंपाउंड्स होते हैं, ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को शो नहीं कर पाते, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको याद रखनी है कि एरियल हैलाइड डज नॉट शो द इलेक्ट्रोफिलिक वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज़ पार्शियली डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसके बाद में अगर मैंने सोच लिया कि नहीं मुझे तो इनके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है तो उसका एक रीजन है, ठीक है। आप कैसे करते हो कि यहाँ पर ये सपोज करो ये आपके पास क्या है, क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, ये क्लोरोबेंजीन है। अब इस क्लोरोबेंजीन पर अगर आप NO2 समूह को ऐड करते हो, ठीक है, NO2 समूह को मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स EWG, तो आपके पास इसके रेट इंक्रीज हो जाती है, रेट क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि NO2 की वजह से इसमें रेजोनेंस का जो स्टेबलाइजेशन हो जाता है, रेजोनेंस का क्या हो जाता है, इसमें स्टेबलाइजेशन हो जाता है, रेजोनेंस का इसमें स्टेबलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ यहाँ पर आपको समझनी पड़ेगी कि रेजोनेंस की वजह से इसका स्टेबलाइजेशन हो जाता, ठीक है। अब देखिए क्या करना है इसमें, सपोज कीजिएगा ये तो मेरे पास एक क्लोरोबेंजीन, सपोज कीजिएगा ये मेरे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, सपोज कीजिए ये मेरे पास एक क्लोरोबेंजीन ही है, ठीक है, लेकिन इस पर मैंने एक NO2 ग्रुप ऐड कर दिया, ठीक है। वापस से देखिएगा ये मेरे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन ही है ना, लेकिन मैंने इसमें क्या किया, इसमें मैंने 2 NO2 ग्रुप ऐड कर दिए, ठीक है, और यहाँ मेरे पास सपोज कीजिएगा तीसरा क्लोरोबेंजीन। अब इस तीसरे क्लोरोबेंजीन पर मैंने कितने NO2 ग्रुप ऐड कर दिए, 3 NO2 ग्रुप ऐड कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज करो मैं किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा रहा हूँ, सपोज कीजिएगा यहाँ पर भी मैं किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर भी सपोज कीजिए मैं किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा रहा हूँ, ठीक है, और सपोज कीजिए यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा रहा हूँ, ठीक है, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो गया। तो यहाँ पर तो क्या होगा, यहाँ पर हमको हाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर मेरे को हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर चाहिए। यहाँ पर मेरे को जो टेम्परेचर चाहिए वो अप्रोक्सीमेटली 400 चाहिए, यहाँ जो 400 केल्विन के आसपास टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि यहाँ मेरे को कितना टेम्परेचर चाहिए, यहाँ
को 370 केल्विन टेम्परेचर चाहिए, यहाँ पर मेरे को 300 केल्विन टेम्परेचर चाहिए, और यहाँ ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी द, इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर OH हो जाएगा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा OH और ये NO2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट मेरे पास बनेगा ये OH, यहाँ पर ये NO2 हो जाएगा, यहाँ ये NO2 हो जाएगा, यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा ये OH, यहाँ पर भी NO2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी NO2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा NO2 हो जाएगा। इस तरीके से इसमें होगा। तो अब आपको क्या समझ में आया, आपको ये समझ में यहाँ पर आया कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट होता है, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट होता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की रेट इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन वो एक NO2 है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है, तो NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होने की वजह से कि इनमें जो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है उसका नंबर इंक्रीज होगा, तो उसका नंबर इंक्रीज होगा तो उसका रेट भी इंक्रीज होगी। यहाँ NO2 ग्रुप 1 है, 400 का है, सॉरी थोड़ा सा टेम्परेचर में प्रॉब्लम हो गया, टेम्परेचर में ये 400 है और ये 370 केल्विन है, और ये हमारे पास 300 है, ठीक है। इस तरीके से होगा। यहाँ एक है नो ग्रुप्स वेरी हाई टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 623 का, ठीक है। यहाँ पर 400 केल्विन, यहाँ पर 370 केल्विन और यहाँ पर 300 केल्विन। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, नंबर ऑफ जैसे जैसे आप NO2 को क्या करते हैं, NO2 से नंबर इंक्रीज करें तो टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है, मतलब लो टेम्परेचर पर रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये बातें यहाँ तक आपको समझ में आ जानी चाहिए, इतना आपको समझ में आ गया। बाकी हम लोग होगा वो जो नेक्स्ट क्लास में स्टडी करते हैं कि किस तरीके से क्या क्या हमको स्टडी करना। ओके, थैंक यू।